Now we will discuss water for all. Okay? जैसा कि हम जानते हैं जल ही जीवन है, आपने सुना होगा. That means वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. वाटर के बिना सर्वाइवल तो पॉसिबल ही नहीं है. लेकिन वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो हर एक व्यक्ति को होना चाहिए, ये उनका अधिकार है. ओके, इट इज राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू गेट द वाटर. तो देखिए वाटर के सोर्सेज, तो वाटर का वैसे तो आजकल पैसे दे के भी मिलता है, मिनरल वाटर ले लीजिए, ठीक है, लेकिन वाटर के फ्री सोर्सेज भी बहुत सारे हैं. आप नेचुरल सोर्सेज यूज कर सकते हैं ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, क्लॉथ्स वॉशिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, है ना. डिफरेंट मेथड्स हैं वाटर फॉर ऑल. लेकिन होता क्या है, जैसे हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में ही अगर हमें वाटर अवेलेबिलिटी स्टडी करनी है कि कौन कौन से एरिया में वाटर अवेलेबल है. देखिए हम बहुत जगह ऐसी सुनते हैं जहाँ पर सूखा पड़ा होता है, आपने सुना होगा, ड्राई रहती हैं कुछ जगह, जैसे राजस्थान जो है बहुत गर्म एरिया है, तो वहाँ पर आपको ऐसी जगह मिल जाएंगी. ओके, कई जगह होता है कि इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि तब भी फसल नहीं टिक पाती है. तो अल्टीमेटली जो वाटर का लेवल है, रेनफॉल का लेवल है, वो इम्पैक्ट करता है हमारे एग्रीकल्चर को भी. हर एक चीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. अगर एग्रीकल्चर इफेक्ट होगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमी भी अफेक्ट होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ आर इकोनॉमिक. ठीक है, हर एक चीज को हम को रिलेट करके पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, बिकॉज एनवायरमेंट का मतलब सिर्फ यही नहीं कि नेचुरल रिसोर्सेज. एनवायरमेंट का मतलब होता है ऑल थिंग्स, जो भी हम कर रहे हैं, हम लोग एनवायरमेंट हैं. जितनी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सब कुछ एनवायरमेंट है. सो वी नीड टू कंजर्व इट. तो वैसे ही वाटर है, वाटर को भी अगर एक्सेसिव यूज करेंगे तो आने वाले टाइम में वाटर की भी स्कार्सिटी हो जाएगी. सो वी नीड टू मैनेज द यूज ऑफ द वाटर ऑल्सो. अब देखिए रेनफॉल की अगर बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि साल भर बारिश होती रहेगी. बहुत कम ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे साल भर बारिश होती है, ठीक है, वो तो एक्सेप्शंस हैं. लेकिन बेसिकली मॉनसून का एक सीजन होता है जो कि 2-3 महीने के लिए चलेगा, ठीक है, 3 मंथ्स के लिए चलता है नियर अबाउट. अब उतने महीने में कितना पानी इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है. मान लीजिए बहुत गर्मी पड़ी 3 महीने, फिर से सूखा पड़ जाएगा. ऐसा नहीं है. अब वाटर का लेवल एक कांस्टेंट लेवल पर मेंटेन नहीं है कि अच्छा है तो अच्छा ही रहेगा, बुरा है तो बुरा ही रहेगा. इट्स नथिंग लाइक दैट. लेकिन कुछ एरियाज की तो बहुत बुरी हालत है अगर इंडिया के रेनफॉल पैटर्न को स्टडी करें. लेकिन अब ऐसा क्यों है, क्वेश्चन अराइज करता है. ठीक है, जैसे हम अगर स्टडी करें रेनफॉल पैटर्न्स की तो हम पता लगा सकते हैं उससे कि वाटर कितना कितना अवेलेबल है. जितनी जहां बारिश होगी वहां पे क्या होगा कि स्टोरेज एरियाज बनते जाएंगे, खेतों को पानी मिलता जाएगा. मीन्स वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है. नाउ व्हाट इज द फेलियर टू सस्टेन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. ठीक है, मॉनसून तो हो रही है लेकिन फिर भी पानी की कमी है. ऐसा क्यों है, इसके क्या कारण हो सकते हैं कि सस्टेन ही नहीं कर पा रहे वाटर को, पानी टिकता ही नहीं है जी. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर. पानी खेतों में सस्टेन ही नहीं होगा अगर वेजिटेशन नहीं है तो, है ना. सूखा पड़ा है कहीं तो वहां पे पानी सस्टेन ही नहीं होगा, ना पानी को कोई एब्जॉर्व करने वाला है ना कुछ, पानी सूख जाएगा धूप से ही. ठीक है, सो अगर लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर है तो क्या होगा, पानी सस्टेन नहीं कर पाएगा खुद को सॉइल में, तो सॉइल की क्वालिटी भी डिस्ट्रॉय होती जाएगी. ठीक है. सेकेंड इज डाइवर्जन फॉर द इंक्रीज वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स. आजकल हमने क्या करना शुरू कर दिया है कि जो ज्यादा पानी सोक करने वाली क्रॉप्स होती है वो हम यूज करते हैं. अगर वो क्रॉप्स हम यूज करेंगे तो हमें उनको पानी सप्लाई भी ज्यादा देना पड़ेगा. अब उतना पानी सप्लाई कई बार होता है, कई बार नहीं होता है. ठीक है, तो इस चीज को भी हम कम करें, हम हर तरह की क्रॉप्स लगाएं, इनकी तरफ ही हमारा रुझान नहीं होना चाहिए. थर्ड पॉइंट इज पॉल्यूशन. पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, सस्टेन नहीं कर पाता पानी. इतने ज्यादा पॉल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में हो गया है कि वो सस्टेन नहीं कर पा रहे प्लांट्स खुद को सॉइल में. सो दीज आर सम 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कि जिसकी वजह से फेलियर टू सस्टेन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि पानी तो है लेकिन सस्टेन ही नहीं हो रहा. ओके, नाउ व्हाट कुड बी डन फॉर दिस. ऐसी सिचुएशन है, पानी तो चाहिए ही चाहिए. अगर ऐसी सिचुएशन है तो दैट मीन्स पानी नहीं मिल पाएगा, है ना, एग्रीकल्चर में हम प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे. तो क्या इंटरवेंशन है, क्या तरीके हैं इसके. सो फर्स्ट वे इज इरिगेशन एंड वाटर स्टोरेज मेथड्स. ठीक है, इरिगेशन और वाटर स्टोरेज मेथड्स हम यूज करेंगे. ठीक है, इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए, वाटर स्टोरेज मीन्स पानी के स्टोर करने के लिए जो मेथड यूज होते हैं, जैसे आप कुएं बना दीजिए, ठीक है, या छोटे छोटे चेक डैम बना दीजिए. ओके, नाउ इरिगेशन एंड वाटर मेथड्स बहुत जरूरी हैं जहां ऐसे ऐसे एरियाज के लिए खासकर कि पानी एक इकट्ठा किया हो, वहां से पानी लो खेतों के लिए सप्लाई कर दो, करते हैं ना ऐसे. ठीक है, तो डैम्स, टैंक्स, कैनाल्स, ऐसे कुछ मेथड्स हैं, हम पढ़ेंगे डिटेल में इनको. ओके,
तो इस वे से ये इसका क्या है, एक ट्रीटमेंट। लेकिन क्वेश्चन अब जो राइज करता है, मेनली हम बात स्टेक होल्डर्स की करते आ रहे हैं। स्टेक होल्डर्स में भी ज्यादातर हमने देखा कि लोकल पीपल का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, लोकल पीपल का बहुत ज्यादा रोल होता है ना। सो सिमिलरली यहाँ पे ये जो सारी चीजें होती है, डैम्स, टैंक्स, कैनाल्स, पहले तो ये छोटे लेवल पे बनाए जाते थे, पुराने टाइम से ये प्रथा चलती आ रही है, तो ये आजकल भी है। और छोटे छोटे चेक डैम बनाए जाते हैं, छोटे छोटे टैंक बना दिए जाते हैं, तो वो लोकल लोग ही बनाते हैं, उसके लिए कोई बाहर से लेबर नहीं आएगी। लेकिन क्या हुआ, ये सब तो अच्छा चल रहा था जब तक ये ट्रेंड था कि लोकल लेवल पे पीपल काम कर रहे थे। फिर ब्रिटिशर्स आ गए, ठीक है, ये पुरानी बातें हो रही हैं। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बड़े बड़े डैम बनाना शुरू किए, लार्ज चेक डैम्स। तो उससे क्या हुआ, डैम बनाने के लिए एरिया क्लीन करना पड़ा, तो भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ अल्टीमेटली, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ, बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। जिस एरिया पे इतने बड़े बड़े डैम बनेंगे तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। मीन्स आप एक चीज तो अच्छी कर रहे हो लेकिन दूसरी को नुकसान कर रहे हो। तो ऐसे कंजर्वेशन नहीं करना है, हमेशा बैलेंस्ड कंजर्वेशन होना चाहिए, बैलेंस बैठा के रखना है। तो इस तरह से छोटे छोटे लेवल पे कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि बहुत लार्ज लेवल पे कर लेना है। ओके, सो इस तरह से जो वाटर है वो सबका हक है, एंड वाटर जो वो सबको मिलना चाहिए। हेंस द टॉपिक नेम इज वाटर फॉर ऑल।